हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की देखी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखो बच्चों, आप हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक। जैसा कि शायद पहले भी बात हुई थी कि नॉन मेटल जो होता है उसमें लस्टर नहीं होता, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल इज नॉन लस्टरस, नॉन लस्टरस, ठीक है। शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती है नॉन मेटल के अंदर, पर देयर इज एन एक्सेप्शन, आयोडीन। आयोडीन जो सॉलिड होता है इट शाइन्स, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉन मेटल बट इट शाइन्स, सो इट हैज द लस्टरस प्रॉपर्टी। आयोडीन हैज अ लस्टरस प्रॉपर्टी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, राइट। सो एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं बच्चों, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड। डायमंड आप जानते हैं दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन तो इट शुड बी सॉफ्ट, क्योंकि नॉन मेटल होता है कार्बन, तो ठीक है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसको सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। ये आपने कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ाया था मैंने, हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड माना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल के बारे में और क्या हो सकता है। नॉन मेटल जो होते हैं दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो अपन क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अच्छा, नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं हो सकते इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हमारे हवा में बहुत सारे गैसेस है O2 N2, तो आपको पता है एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली ऐसा होता है कि एयर जो भी नॉन मेटल है दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन सब में है, तो एक्सेप्शन इसमें भी है, ठीक है। कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप, like there's a in carbon compound you have go through the 3 allotropes of carbon, that is graphite, diamond and fullerenes, right. So in that diamond is the exception for the softness, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रेफाइट है that is the exception for the conduction of electricity. So graphite क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इसको कंडक्टर अच्छा नहीं होना चाहिए, पर अच्छा कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर। तभी मैंने ग्रेफाइट के यूजेस में आपको लिखवाया था कि इट कैन बी यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड की इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए होता है बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाई इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका स्ट्रक्चर कार्बन एंड कंपाउंड में करवाया था, अब जाके लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर क्यों होता है। ऑल्दो जो डायमंड होता है वो कंडक्टर नहीं होता, वो क्यों नहीं होता वो भी वहाँ पर करवाया आपको, तो आप देख लेना वहाँ जाके। चलिए आगे, नॉन मेटल हैज़ लो डेंसिटी, ठीक है। जनरली लो डेंसिटी होती है बच्चों,
और इसका कोई एक्सेप्शन दिखता नहीं है मेरे को। ठीक है, ओके। नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जैसे एक लिफाफा होता है, पन्नी, ठीक है, पन्नी बोलते हैं अपन, लेकिन लिफाफा जो मार्केट में होता है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं आप, दैट पॉलीथीन हैज़ वेरी लेस वेट। उसका खुद का वेट बहुत कम होता है ना, बहुत ज़्यादा कम, लेकिन इट हैज़ अ लोड बियरिंग कैपेसिटी उसके पास। लेकिन आप उसके अंदर 1 किलो 2 किलो 3 किलो चीनी डाल देते हैं या कोई भी चीज़ डाल देते हैं, तो इट कैन हैंडल दैट वेट। सो दैट इज कॉल्ड द लोड बेयरिंग कैपेसिटी, एंड पॉलीथीन हैज़ अ वेरी वेरी ग्रेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी। किसी चीज़ का ज़्यादा वेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, या कोई पेपर का लिफाफा है, तो शायद पेपर के लिफाफे में आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं कैरी कर सकते, बिकॉज इट डोज नॉट हैव अ दैट मच लोड बेयरिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू पॉलीथीन, राइट। तो ऐसा होता है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक। और आगे जो नॉन मेटल है, जनरली नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन, जैसे मेटल तो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता था, लेकिन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। हालांकि एक्सेप्शन तो मेटल में भी पढ़ी थी हमने, ऑल 3 स्टेट्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कार्बन, अगर मैं बोलूँ फॉस्फोरस, अगर मैं बोलूँ आयोडीन, देयर आर मच मोर, दीज ऑल आर सॉलिड, राइट, एट रूम टेम्परेचर। पर जैसे Br2 है, ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। रेड, शायद रेडिश सा कलर होता है इसका, तो ये लिक्विड है, जबकि नॉन मेटल है फिर भी लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, गैस तो N2O2, ठीक है। तो ये सारे क्या, H2, दीज ऑल आर नॉन मेटल एंड दीज आर व्हाट, गैसेस एट रूम टेम्परेचर, गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नाउ एक बात आती है इसके बाद, दैट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ी थी, शायद एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ी थी, कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो आप इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। आप मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाइए और उसको पानी में डिजोल्व करिए, फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, फिर उसका पीएच चेक करो। पीएच मतलब आप लिटमस पेपर यूज़ करेंगे और उससे पता चल जाएगा वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। सो इफ़ इट इज़ एसिडिक यू मस्ट हैव द non-metal, and if it is basic you must have the metal, right? So you can distinguish easily. So how can we distinguish metal and non-metal on the basis of chemical reactivity? अभी तक तो जो आपने पढ़ा वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना था मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन करता हूँ, Mg मैग्नीशियम रिबन, आप लोग जानते हैं अगर बर्न होगा तो क्या बनाएगा, 2MgO। अब ये मेटल है बच्चों, तो ये मेटालिक ऑक्साइड होगा, और मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। इसको पानी में डिसॉल्व कर दो, पानी में, वाटर में, तो क्या बना लेगा बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो कैसा होगा बच्चों,
बेसिक सोल्यूशन है, साफ दिख रहा है, एल्कली है नेचर में, है ना, एल्कली है, एल्कली। तो ये क्या करेगा बताओ, दिस टर्न्स, दिस सोल्यूशन टर्न्स व्हाट, रेड लिटमस, रेड, यार बच्चों दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड रुको मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस टर्न्स व्हाट, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ब्लू में। चलिए बढ़े आगे, नोट कर लो एक बार फटाफट। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज़ और देखो, मतलब मैं इन कॉमनली मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, एंड दीज मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे आपने मेटल का केस पढ़ा वैसे ही नॉन मेटल भी होगा। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, एंड दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज व्हाट, दिस आर एसिडिक इन नेचर। इस बात को प्रूव करने के लिए जैसे कार्बन नॉन मेटल है और अगर ऑक्सीजन के साथ मतलब उसको एक्सेस ऑक्सीजन दिया जाए, अनलिमिटेड ऑक्सीजन दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, लिमिटेड ना हो ऑक्सीजन तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। कैसे पता चलेगा, व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म एसिड विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। व्हाट एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड will turn what, this turn red litmus to blue litmus। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज़ और आती है दिमाग में, चलिए जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, पानी में डिजॉल्व करिए, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मत बना देना, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनेगा, 4 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। और जब मैं एसिड बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश मेटल एंड नॉन मेटल विद द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। केमिकल रिएक्शन तो क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की होती है, जबकि मेटल की क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड बनाने की होती है। तो दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा एक चीज़ और बतानी रह गई थी बच्चों, इसमें कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, वो एसिडिक भी नहीं होते, वो बेसिक भी नहीं होते। बताता हूँ मैं आपको, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और N2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। ये जो है
ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, NO2 मत लिखिए, NO लिखिए सिर्फ, NO2 तो एसिडिक होता है, ठीक। ये सारे क्या है, न्यूट्रल है, ये दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड, इट विल नॉट फॉर्म एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन विद द वाटर, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंस चेंज इन द pH स्केल। अच्छा, यहाँ पे वाटर कई कबार एम्फोटेरिक नेचर बिहेव करता है, एम्फोटेरिक। बच्चों शायद एसिडिक बेस और सॉल्ट में एम्फोटेरिक बताया हो, और ना बताया हो तो समझ लेना। एम्फोटेरिक क्या होता है, द स्पीशीज, वो स्पीशीज विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। सो द स्पीशीज विच कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, ठीक बच्चों। तो ऐसा ही होता है। चलिए अब मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ रहा हूँ, ये नोट कर लो फटाफट। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बच्चों मेरी ना राइटिंग बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मेरे वॉइस को मेरे राइटिंग के साथ सिंक कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अच्छा देखिए, सबसे पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, एंथैल्पी, ठीक। इट इज़ बेटर इफ यू लर्न आयनाइजेशन एनर्जी। ये बच्चों अलग अलग टर्म होती है या सेम टर्म होती है, तो मैं बोलूँगा अलग अलग टर्म होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिलहाल के क्लास में आपको नहीं समझना क्या डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा जो मुझे बताना है, पर अदरवाइज आप आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को सेम ही मान के चलेंगे, ठीक। जब हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले बताता हूँ मैं। एंथैल्पी और एनर्जी का ट्रेंड सेम होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में जब आपको ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड मतलब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पता करना होता है डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट, तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में, वैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी करता है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द एनर्जी required to eject an electron from outermost valence shell to convert it into gaseous ion, to convert it into a gaseous ion। क्या बोला बच्चों कि अगर क्या करें, किसी एटम में से एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, यहाँ पे वर्ड ऐड करना बीच में, ऑफ एन एटम, टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस आयन। किसी एटम में, देखिए कोई एटम है, ठीक है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का रोल छोड़ दो क्योंकि चार्ज में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
तो अपन क्या करेंगे, हम बोलते अगर कोई एटम आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, एटम नेचुरली न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। तो आपका छोड़ो ये बात, इसके अंदर प्रोटॉन, किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और जब बराबर होगी तो एटम क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन किसी एक वक्त में इनके नंबर में कोई चेंज आ जाए, मतलब कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए और कभी इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। देखो इलेक्ट्रॉन ही कम या ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यू कैन नॉट इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ठीक है। अगर आपने प्रोटॉन ही निकाल लिए, ठीक है, तो फिर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही मेजॉरिटी होता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यू कैन इजेक्ट ओनली इलेक्ट्रॉन और यू कैन पुट ओनली इलेक्ट्रॉन इनटू द वैलेंस शेल, पर आप प्रोटॉन को तो छेड़ ही नहीं सकते, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल या दे सकते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर किसी समय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, अब सोचो निकाला है ना, यही बोला इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, आपने निकाल लिया, तो निकालने से क्या होगा, इसके कंपैरिजन में प्रोटॉन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लीजिए ये, तो शुरू में सोडियम न्यूट्रल था, पर बाद में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनता है। और अगर इसका उल्टा हुआ, ठीक है, तो फिर नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन। तो अपन क्या कह रहे हैं, सोडियम ने सोडियम पॉजिटिव बनाया, ठीक। अच्छा, सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये बना दिया। अच्छा, किसी भी एलिमेंट में, सॉरी किसी एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने आप थोड़ी ना निकल जाता है, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम में से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो मैं क्या दूंगा इसे, आयनाइजेशन, जगह नहीं है यार मेरे पास, ठीक है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आयनाइज करने में, किसी मेटल को आयनाइज करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैग्नीशियम को दी तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो आयनाइजेशन एनर्जी कि आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी वैलेंस शेल में से, किसी एटम के वैलेंस शेल में आपने कितनी एनर्जी दी, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने नहीं करवाया इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, पर सोडियम को अगर मैंने सोडियम, चलो छोड़ो, चलिए एक मैग्नीशियम का एग्जांपल दे देते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 2, 8, 2, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस, फिर पहला शेल, फिर दूसरा शेल और फिर तीसरा शेल, 3 शेल होंगे। अच्छा देखो, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ऐसा बोलते हैं कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से निकलता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े और ये जो शेल है इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप एनर्जी दोगे, समझना थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास, एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़कर बाहर चला गया। तो ये जो भी एनर्जी आपने दी, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल, ठीक। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा,
एक सेकेंड, इसे नोट कर लो ज़रा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हाँ, जैसे देखिए मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, तो आप बोलते हैं आपने इसमें क्या दी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्टकट में IE लिख रहा हूं मैं। तो आपने जो एनर्जी दी वो क्या है, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीशियम को मैंने अगर आयनाइजेशन एनर्जी एक बार और दी, मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर से मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो Mg2 पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ठीक। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज यू आर रिमूविंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ऐसा देखा गया बच्चों कि मान लीजिए ये 3 शेल थे, हुआ क्या, बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पेरेंट की तरह होता है, सारे बच्चों को संभाल के रखता है, बच्चे कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने कहा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे बच्चों, 2, ठीक। 2 में से आपने क्या किया कि एनर्जी दी, एनर्जी से क्या हुआ, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस वैलेंस शेल को छोड़कर पता नहीं कहां पे चला गया, ठीक है, बाहर चला गया कहीं। तो अपन क्या कह रहे हैं, जैसे ही बाहर गया तो इस न्यूक्लियस को पता चल गया। क्यों पता चला, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज एनहेंस कर गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अब बढ़ गया एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी E1 दी होगी, इसको मैं IE1 लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और मैं मान लीजिए अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो क्या होगा कि जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस अब जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि ये पेरेंट की तरह होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ गया, मतलब मान लो एक बच्चा कहीं गुम हो गया, भाग गया, कुछ भी हो गया घर से, तो माँ बाप क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बाकी बच्चों के लिए कि भाई वो ना भाग जाए। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, उन पे आइज रखते हैं, या मतलब उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको मान लो एक बच्चा घर से गायब हो गया और दूसरा भी गायब करना है, किडनैप करना है, तो आपको क्या करना, अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ दूसरा बच्चा गायब करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, पेरेंट्स सतर्क हो गए। तो ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ होता है, न्यूक्लियस सतर्क हो जाता है काफ़ी, और वो अब इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, मतलब जाने से रोकता है, ठीक है, इसके लिए इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए दे दी और किसी तरह अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो हमेशा ज़्यादा होगी। ये लो यहाँ भी लिख दिया, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट।
और आपने 2 निकाल लिया और आपने कोशिश की तीसरा निकालने की, तो तीसरा निकालना तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो तो वैलेंस शेल में है भी नहीं, वो तो इनर शेल में है, ठीक है। तो अगर बाई चांस आ गया तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन, तो ऑलवेज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द सब्सिक्वेंट प्रायर आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो भी आप आगे इलेक्ट्रॉन निकालते, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी, एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दूसरा निकालने के लिए उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, तीसरा निकालने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे मतलब इंक्रीज होता चला जाता है फॉर सब्सिक्वेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आ जाइए रिएक्शन विथ, एक सेकेंड लेट मी चेक चल रहा है कि नहीं वीडियो, नहीं तो ठीक है चल ही रहा है। नेक्स्ट है बच्चा रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। मेटल के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो क्या होगा, सिंपल देखो, नहीं गलत कर रहा हूँ, रिएक्शन विद एयर, एक सेकेंड रुकना बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई यार, मैं ना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल लिख दिया यार, मेटल था ये, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल तो पढ़ रहे हैं हम लोग। रिएक्शन विद एयर, देखो क्या होगा, अगर कोई मेटल है, मैंने पहले बोल दिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक, MO2 या MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, वेयर M स्टैंड फॉर मेटल, राइट। तो सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है मतलब बताने लायक आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या कह रहे हैं कि कोई, मैंने Mg का एग्जाम्पल दिया O2, तो क्या बन जाता है 2Mg O बन गया, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। क्या हो जाएगा, पोटेशियम तो सिंगल होता है तो KO बनेगा, तो ऐसा होता है। हालांकि ये वाला रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, आग लग जाती है, ठीक है। रिएक्शन प्रोडक्ट तो क्या ही मिलेगा आपको। चलिए ये है, अब सॉलिबिलिटी इन वाटर, ये बात तो हो चुकी है, खैर बार बार क्या ही बताऊंगा मैं, कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो अल्कली सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। तो अच्छा, अब है बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर। आप मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कैसा होता है, बेसिक होगा, बेसिक दिखा भी सकते हैं, जैसे मैंने मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैंने रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, तो मैं क्या बना दूंगा MgSO4, और क्या बना दूंगा बताइए, साथ में H2 वाटर, क्यों, क्योंकि ये तो एसिड है, साफ दिखता है, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेस होगा, अल्कली होगा, और क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, इसके अलावा कॉपर का भी कर लो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है,
H2SO4 रिएक्शन तो कई कर लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई ऐसे एग्जाम्पल देने को तो कई दिए जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि ना Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो समय आने पर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और समय आने पर बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और इसके सामने कौन सा रिएक्टेंट प्रेजेंट है उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे Al2O3 का रिएक्शन मैं करूँ HCl के साथ, फॉर एग्जांपल इस बात का प्रूफ देते हैं, Al2O3 का रिएक्शन मैंने करा HCl के साथ, तो मेरा क्या बनेगा, AlCl3, साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक। बाकी बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग कर देते हैं, 6HCl 2AlCl3 और पानी देख लो 6 हाइड्रोजन है ना, तो 3 लगा दो, 3 2 6, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर बताओ ये एसिड है तो ये किसकी तरह, बेस की तरह बिहेव करेगा, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बना ना। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया आपने, ठीक। अगर मैं कोई और रिएक्शन लूँ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, Al2O3 NaOH, तब के केस में क्या करेगा, तब सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, ठीक है। ये भी शायद रिएक्शन हमने कभी पढ़ा था। तो 2NaAlO2 प्लस वाटर, बाकी बैलेंसिंग है, आप देख लेना, शायद 2 NaOH है तो ये पड़ेगा, बस बाकी सब कुछ ठीक ही लग रहा है मेरे को। 2 ऑक्सीजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 है ना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 सोडियम, ठीक है, और 2 एल्यूमिनियम, यहाँ ऑक्सीजन 3 1 2 5 है, वहाँ ऑक्सीजन 4 1 5, ठीक है, बैलेंस है बच्चों। तो ये क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। तो खुद सोचो यहाँ पर ये किसकी तरह, क्योंकि ये तो बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना डिनाई कर सकते अपन। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा एसिड, और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो सब्सटेंस जो सिचुएशन देख के, सामने वाला रिएक्टेंट देख के बदल जाते हैं, गिरगिट होते हैं भाई ये, ठीक है, इनको गिरगिट नाम दे दो, ठीक है, रंग बदलते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं कंपाउंड। ये सामने देखा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो खुद बेस बन गया, सामने देखा स्ट्रॉन्ग बेस है तो खुद एसिड बन गया। तो मतलब ये वाला नेचर होता है इनका एम्फोटेरिक। तो आप जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको एम्फोटेरिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, साइंस के वर्ड में। चलिए ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी सब। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कर दो यार शेयर वेयर, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच।